मॉर्निंग क्लास। कल हमने इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था, जो कि बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और वो दोनों इस वजह से करते हैं ताकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। नोट्स में भेज रही हूँ बेटा आपके पास, आप सिर्फ समझ लो। तो सबसे पहले हम आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। एंथैल्पी का मतलब बेटा एनर्जी ही होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल। जो उसकी आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, गैसियस एटम जो होगा, उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है, एटम कैटायन बन जाता है। तो इसका मतलब कैटायन बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कितनी आयनाइजेशन एनर्जी निकलती है, लगती है। ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमें उससे एनर्जी देनी पड़ेगी एटम को, तो वो हमें वापस में इलेक्ट्रॉन देगा। मैंने आपको बोला था बराबर लेन देन का मामला है। तो अब आप सोच के देखो, पहले तो आपको ना कोई भी बॉन्ड समझना है ना, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी सिस्टम की, कोई भी सिस्टम है, चाहे कोई मॉलिक्यूल है, चाहे कोई एटम है, चाहे कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर जितनी एनर्जी लेस होगी ना, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। एनर्जी क्या होनी चाहिए, लेस। इसका मतलब एनर्जी लेस होगी तो क्या होगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है जिसकी वजह से लेस एनर्जी होती है, तो इसका मतलब हम सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर हम एनर्जी उसकी बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस स्टेबल चीज़ को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पर, जो फैक्टर्स की बात थी, तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात थी। तो आयनाइजेशन एनर्जी आप सोच के देखो, हमारे पास ये एक कैटायन बनेगा, जो अगर वो कैटायन आराम से बन जाए, आराम से कहने का मतलब क्या है, देखो हमें क्या है, एटम को हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। हम इसको एनर्जी देंगे और बदले में ये हमें इलेक्ट्रॉन देगा और कैटायन देगा। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन तो वो फिर एनायन ले लेगा, जो मतलब सो एटम लेगा इलेक्ट्रॉन और एनायन बन जाएगा, तो हमारे पास ये कैटायन बन गया। तो इसका मतलब हमें ये एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी ना उसे, तो हम तो उसे जितना कम दें। आप सोच के देखो, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, कम से कम में आपका हो जाए काम, तो बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि ये आपको एनर्जी उसे देनी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट लेस होनी चाहिए अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो। अब आयनाइजेशन एनर्जी लेस किन की होती है, याद करो आप, जब हम ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है डिक्रीज़ करती है या इंक्रीज़ करती है, बता सकता है कोई। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, तो साइज़ के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के, है ना। तो साइज़ जो होता है ग्रुप में इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। तो इसका मतलब अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट है हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो यहाँ पर ऐसे जैसे जाते जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। तो सबसे कम किसकी है, सीजियम की है। तो इसका मतलब इन सब में सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाने का जो पास कर रहा है टेस्ट, वो सीजियम है। ये भी बनाएंगे, इनकी भी कम है, लेकिन एज़ कंपेरिजन जब आप करोगे, तो लिथियम का अगर कोई कंपाउंड है और सीजियम का कोई कंपाउंड है, तो आयनिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, सीजियम के कंपाउंड्स का ज़्यादा होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इसके अंदर कम लग रही है। ठीक है, और जब हम पीरियड में जाते हैं तो साइज़ क्या करता है, साइज़ डिक्रीज़ करता जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब हमारी जो भी ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, इनकी एनर्जी सबसे लेस होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट्स कैटायन बनाने की फिराक में रहते हैं, इनको चाहिए कि जो एक इलेक्ट्रॉन है कोई भी इनका लेकर जला जाए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा लेस होगी, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, उतना ही वो स्टेबल बनेगा। अब आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या था बेटा, अगर आपको ध्यान हो इसकी डेफिनेशन,
ये एनर्जी रिलीज़ होती है, ज़्यादातर तो रिलीज़ ही होती है। एनर्जी रिलीज़ होती है जब हम किसी एटम के अंदर, गैसियस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और उसे एनायन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब कोई एटम है, हमने उसको इलेक्ट्रॉन जो है वो देना है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो बदले में ये हमें क्या करेगा, एनर्जी देगा ना वापस। तो ये होती है, ये अमाउंट, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप सोच के बताओ, आप उसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो बदले में आप थोड़ी एनर्जी चाह रहे हो कि ज़्यादा एनर्जी चाह रहे हो, ये बात बताओ आप। ऑफ कोर्स ज़्यादा एनर्जी चाहोगे, आपको बदले में कुछ मिल रहा है, एक्सेस मिलेगा। अगर आप एटम की बात करें तो इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ किसके अंदर होती है बेटा, जिसके अंदर ज़्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ज़्यादा ईगरनेस है किसी इलेक्ट्रॉन को लेने की। वो लेना चाहता है किसी भी कीमत पे कि कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा उसकी एक तरीके से अट्रैक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा होगी, जितनी इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा वो एटम, रिलीज़ करेगा। ये बात समझ में आ रही है। और जब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी सिस्टम के अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होती जाएगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होता जाएगा। तो जो इनका एनायन बना वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और एनायन स्टेबल होगा तो जो कैटायन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड, वो भी क्या होगा, स्टेबल होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लेस, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाइयर। अब आते हैं हम तीसरे फैक्टर पर। तीसरा फैक्टर है लैटिस एनर्जी। एंथैल्पी भी बोलते हैं, एनर्जी भी बोलते हैं। तो जो लैटिस एनर्जी होती है बेटा, ये क्या होती है, आप इसको इस तरीके से समझो कि देखो हमने क्या बना लिया, हमने ये कैटायन बना लिया, कौन सी स्टेट में, अभी ये गैसियस स्टेट में बनाया हमने, सॉरी ये कैटायन बनाया है, ये क्या बनाया है, एनायन बनाया है, ये भी कौन सी स्टेट में बना लिया हमने, गैसियस से। यहाँ पे हमारी क्या लग गई, आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे हमारी इसे बनाने में क्या लग गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जब ये दोनों बन जाएंगे तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और ये बन गया आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बन गया, A+B- साथ में आ गए और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, ये आयंस जो हैं अपना बॉन्ड बना के इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड बना दिया। तो यहाँ पर क्योंकि ये नज़दीक आए हैं तो बेटा ध्यान रखना, हमेशा जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं पर आती है तो एनर्जी हमेशा रिलीज़ होती है, जो सिस्टम है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और अगर कहीं पर रिपल्शन आती है, अगर कहीं पर रिपल्शन आती, रिपल्शन मतलब दूर भाग रहे, वो चाहते ही नहीं एक दूसरे के पास आना, किसी की लड़ाई होगी और उन एटम्स को आप पास लेके आ रहे हो, इस तरीके से समझ लो आप। तो आप दोस्ती करोगे ऐसे दोस्त से जिसके साथ लड़ाई हुई है, नहीं करोगे, ठीक है ना। तो जहाँ पर अट्रैक्शन होगी वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, और वो किसकी तरफ जा रहा है बेटा, स्टेबिलिटी की साइड। और यहाँ पर रिपल्शन होगी, वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, वहाँ पर एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। और एनर्जी गेन करेगा तो सिस्टम किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की, इनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव आयन, ये क्या है, नेगेटिव आयन, दोनों के बीच में हदी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। क्या बना लिया उन्होंने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड बना के अब ये आयनिक कंपाउंड हमेशा साथ साथ रहेंगे। अब आयनिक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो जो ये एनर्जी रिलीज़ है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो लैटिस एनर्जी क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गैसेस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन लगेंगे। इसका मतलब जैसे NaCl में कितने लगेंगे, अगर हमें NaCl बनाना है तो हमें कितने चाहिए, एक Na+ चाहिए और एक Cl- चाहिए, बस ये एक एक चाहिए तो बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एल्युमिनियम क्लोराइड बनाना है तो आपको कितने चाहिए, एक एल्युमिनियम का चाहिए और 3 क्लोराइड के आयन चाहिए, तब जाके ये कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब जितने आयन की रिक्वायरमेंट है वो जब पास में आ जाते हैं कैटायन और एनायन और मिलकर एक मोल, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है, एक मोल का मतलब कितना होता है, एक मोल का मतलब है इसकी 6.022 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स,
जब इकट्ठी हो जाएंगी तो 1 मोल का जो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी क्या हुई एक तरीके से कि एनायंस और कैटायंस जब नज़दीक आए उनके बीच में अट्रैक्शन हुई और उन्होंने कंपाउंड बना लिया। जब वो कंपाउंड 1 मोल बन गया, उस अमाउंट में जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है वो सारी की सारी क्या कहलाई जाएगी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब मेरे को एक बात ध्यान करके बताओ, लैटिस एनर्जी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुई है, इसका मतलब सिस्टम में से एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। तो अब बताओ इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज़्यादा, सोच के बताना, क्योंकि हमें सिस्टम की एनर्जी क्या रखनी है, हमें सिस्टम की एनर्जी कम रखनी है। तो लैटिस एनर्जी तो एनर्जी रिलीज़ है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो हमें ऐसा चाहिए कि एनर्जी रिलीज़ कम हो या एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा हो। ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा हो। एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा का मतलब ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी की भी वैल्यू क्या चाहिए हमें, हाई चाहिए। जो हाई वैल्यू होगी लैटिस एनर्जी की तो इनका जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा, हाई होगी। ठीक है ना, तो इस वजह से वो आयनिक बॉन्ड जो है उनके बीच में बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये बात समझ में आ गई? तो हमारे तीनों फैक्टर को मैं एक साथ क्लब करके लिख लेती हूँ। क्या मतलब है, 3 ही फैक्टर लगेंगे। पहला फैक्टर था, मैंने बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, दूसरा मैंने बोला हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना, तीसरा मैंने बोला लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए बेटा, हाई होनी चाहिए। तो ये दोनों हाई चाहिए, ये लो चाहिए। अब आप बोलोगे मैम ये दोनों हाई और ये क्यों, तो ध्यान याद करो, आयनाइजेशन एनर्जी में था रिक्वायरमेंट, हमें सिस्टम को एनर्जी देनी थी। इसका मतलब यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी प्लस हो रही है, जबकि यहाँ पे ये दोनों की दोनों एनर्जी रिलीज़ है, सिस्टम में से क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है ना, सिस्टम में से कम हो रही है क्योंकि सिस्टम जो है एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो रही हैं, माइनस में, मतलब निकाल रही हैं अपने सिस्टम के अंदर से, और ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो सिस्टम की एनर्जी ये बढ़ाना चाहता है ना, ये वाला बढ़ाना चाहता है, हमें नहीं बढ़ानी सिस्टम की एनर्जी, हम तो स्टेबल करना चाहते हैं। तो इसकी वैल्यू लो रखेंगे, बाकी इन दोनों की वैल्यू हाई रखेंगे। तो ये तो हो गया वे फैक्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो सबसे पहले ज़्यादातर जो होते हैं बेटा ये सॉलिड होते हैं क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स उनके बीच में फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो सॉलिड स्टेट आएगी। क्योंकि आपको पता है गैसेस के अंदर क्या होती है, वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब स्ट्रॉन्गेस्ट है तो क्या बनाएगा, वो उनको सॉलिड बनाएगा। दूसरा क्या होता है बेटा, जो ये आयंस हैं ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ करते हैं एक दूसरे आयंस के साथ में, और वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब सिर्फ सिंपल यही है बेटा कि इनका जो अरेंजमेंट है वो बहुत रेगुलर है। आप कहीं से भी तोड़ के देखोगे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो आयनिक सॉलिड को, तो उसके अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। जैसे कहने को नमक है आपके पास NaCl का एक छोटा सा दाना है, उस दाने को भी जब हम देखेंगे ना कि इसके अंदर कितने NaCl यूनिट्स हैं, तो उनका भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उसके बाद हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा है हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बेटा किसी भी चीज़ की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। अब देख इनके अंदर जो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, अब आयनिक बॉन्ड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। अब बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी तो इसका मतलब उसको सॉलिड से लिक्विड लाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि बॉन्ड है आयनिक, उनको तोड़ना है, ठीक है, उनको वीक करना है। तो इस वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं। चौथा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होती है बेटा, क्योंकि ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं तो आयंस टाइप वालों में खोलोगे। आयंस टाइप का मतलब पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब होता है बेटा जिनके अंदर पोल्स बनते हों। पोलर का मतलब बताती हूँ मैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया, वाटर में क्या होता है H+OH- बन गया ना उसी की तरह आयनिक फॉर्म। तो पोलर यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर पोल हैं, एक पॉजिटिव पोल बन रहा है, एक नेगेटिव पोल बन रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स हैं
ये आप अपने 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 जैसे के साथ ही दोस्ती करेंगे ना। जैसे आप दोस्त बनाओगे कैसे, जैसे आप खुद हो। तो आयनिक बॉन्ड जो हैं आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में घुलेंगे पानी के साथ। अगर आप तेल में घोलने की कोशिश करोगे तो नहीं घुलेंगे। नमक को आप पानी में घोलो, 1 चम्मच हिलाओ, ऑटोमेटिकली नमक जो है आपको घुल जाएगा बिल्कुल पानी के अंदर। लेकिन उसी नमक को 1 चम्मच नमक को आप तेल में डाल के देख लेना, थोड़े तेल में डालना, नहीं तो बोलोगे मैं आपने तेल ख़राब करवा दिया। थोड़े से तेल में डाल के देख लो, क्या वो नमक घुल जाएगा उसमें? नहीं घुलेगा, क्योंकि नमक जो है वो क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और तेल जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो नहीं घुलेगा। अब बात करते हैं हम बेटा फिफ्थ की। फिफ्थ है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कह रही हूँ बेटा मैं, कि जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब सॉलिड स्टेट आने की क्या हो गई, सारे आयंस अपनी जगह पे फिक्स है, उन्होंने अपनी पोजीशन ले रखी है, वहीं पर वो बैठे हुए हैं चुपचाप, कोई किसी से कोई मतलब मूवमेंट नहीं हो रही। तो इसका मतलब यहाँ पर वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे। न खाली जो आपका नमक का डिब्बा हो जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं कर रखी होगी, आपने पानी वानी नहीं डाल रखा होगा, तो ऐसे में आप उसके अंदर तार लगा के बल्ब जला के देखोगे नहीं जलेगा। लेकिन उसमें अगर आप पानी डाल दो थोड़ा सा, इसका मतलब उसको किस में ले आओ, उसको या तो सॉल्यूशन बना दो या उसको मेल्ट कर दो, मोल्टन स्टेट में ले आओ, तब वो क्या बन जाएगा, तब वो गुड कंडक्टर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन वाली स्टेट में या मोल्टन स्टेट में अब जो आयंस हैं वो फ्री हो गए हैं, और आयंस फ्री होंगे तो कंडक्शन होगा। तो इसका मतलब ये जो है आयनिक कंपाउंड्स, ये गुड कंडक्टर होते हैं सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में, और बैड कंडक्टर होते हैं वो सॉलिड स्टेट में। ठीक है, हमारा बेटा आयनिक बॉन्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे कोवलेंट बॉन्ड नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू क्लास। नोट्स मैंने इसके बेटा आज ही भेज दिए हैं, आप अपने होमवर्क जल्दी से कंप्लीट करके मुझे शाम तक भेज दीजिए। थैंक यू क्लास।